गांव की गरीब मोची बहू। चंद्रपुर के छोटे से गांव में एक संगीता नाम की लड़की अपने सास ससुर के साथ रहा करती थी। संगीता बहुत गरीब थी और वो एक दिन अपने घर को चलाने के लिए काम ढूंढने निकल जाती है। हे भगवान, कितनी कड़ी धूप है। इतनी धूप में तो बर्फ पिघलकर पानी हो जाए। शरीर का अंग अंग जल रहा है और ऊपर से कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा। अब ऐसी हालत में कहाँ जाऊं, कहाँ काम ढूंढूं? संगीता सड़क के किनारे चल ही रही होती है कि तभी अचानक से उसकी चप्पल टूट जाती है, जिसे देखकर वो कहती है, लो कर लो बात। गरीबी में आटा कीला, वही हो रहा है मेरे साथ। एक तो काम नहीं है और ऊपर से ये चप्पल भी टूट गई है। तभी संगीता को सड़क के किनारे एक मोची वाला दिखाई देता है। अब मेरे 10 रुपए और खर्च हो जाएंगे इस चप्पल को जुड़वाने में। संगीता अपनी टूटी हुई चप्पल लेकर मोची के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद मोची को चप्पल देते हुए वो कहती है, अरे भाई साहब, जरा देखना मेरी चप्पल टूट गई है, इसे जल्दी से जोड़ दो, मुझे काम ढूंढने भी जाना है। मोची वाला संगीता की चप्पल लेकर उसे जोड़ने लगता है, जिसके बाद संगीता उसे काम करते हुए देख उससे पूछने लगती है, अरे भाई साहब, इतनी भरी गर्मी में आप यहाँ बैठकर लोगों की चप्पलें जोड़ रहे हो, क्या आपको गर्मी नहीं लग रही? अरे जब काम के अच्छे पैसे मिल जाएं, तो फिर कैसी गर्मी। अरे अपना पेट पालने के लिए थोड़ा तो सहन करना पड़ता ही है। तभी उसकी बातें सुनकर संगीता अपने मन ही मन सोचने लगती है, ये भैया कह तो सही रहे हैं, जब काम है तो मेहनत भी होगी और थोड़ा सा कष्ट उठाकर अगर अच्छा काम कर लिया जाए तो क्या दिक्कत है। वैसे इस मोची के काम में कोई बुराई नहीं है, क्यों ना मैं भी यही काम शुरू कर दूं। संगीता ये सोच ही रही होती है कि तभी वो मोची वाला संगीता से कहता है, ये लीजिए, आपकी चप्पल जुड़ गई है, अब आप मुझे 10 रुपए दे दीजिए। ये लो भैया, आपकी मेहनत के पैसे। वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाहती थी, आप दिन भर में यहाँ बैठकर कितना कमा लेते हो? अब क्या बताएं कि हम कितना कमा लेते हैं। दरअसल इतना तो हो ही जाता है कि मेरे घर का खर्चा, बच्चों की स्कूल फीस और घर के छोटे मोटे खर्चे निकल आते हैं। कभी कभी कमाई अच्छी हो जाती है तो कुछ पैसे जोड़ लेता हूँ। मोची की ये बात सुनकर संगीता बिना किसी संकोच के वहां से निकल जाती है और रास्ते में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सोचती रहती है, क्या बात है, कल से मैं भी मोची का काम शुरू कर दूंगी। क्या पता इसी के चलते मैं अपने घर की हालातों को ठीक कर पाऊं। ऐसा सोचते हुए संगीता अपने घर पहुंच जाती है, जिसके बाद वो अपनी सास उर्मिला और अपने ससुर दुर्योधन और अपने पति सुभाष को बुलाकर उन सबसे कहती है, देखिए, हमारे घर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब चल रही है। हम सभी रोज रोज खाने के एक एक दाने के लिए भी तरसते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोगों का क्या होगा? इसीलिए मैंने कुछ सोचा है, कल से मैं मोची का काम शुरू करने वाली हूँ। रोज रोज नौकरी के चक्कर में मैंने बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया, लेकिन अब नहीं, अब मैं खुद का काम करूंगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो? अरे अगर कोई तुम्हें मोची का काम करते हुए देखेगा तो हमारे बारे में कोई क्या सोचेगा? हाँ, आप लोग समाज की इतनी चिंता क्यों करते हो? अरे कभी समाज वालों ने हमारे घर में आकर राशन डाला है क्या? किसी को किसी की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मेहनत करके पैसा कमाओ, इसी में हमारी भलाई है। और वैसे भी कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। देख बहू, मैं जानती हूँ तुम हमारे घर के हालातों को देखकर चुप बैठने वालों में से नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो काम तुम करना चाहती हो तुम करो। अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। अपनी सास उर्मिला से इतना बड़ा फैसला लेकर संगीता बहुत खुश होती है, जिसके बाद संगीता अगले दिन सुबह ही मोची का सारा सामान लेकर एक बस स्टैंड के पास बैठ जाती है। जो भी वहां से गुजरता है उसके पास कभी अपने बूट पॉलिश करवाता तो कोई अपनी टूटी हुई चप्पल संगीता से जुड़वाने लगता। देखते ही देखते वो पूरे दिन बैठकर मोची का काम करती, जिसके चलते वो पहले दिन में ही अच्छा खासा कमा लेती है। अरे वाह, क्या बात है, मोची के काम में तो सच में बहुत पैसा है। लोग इतने से काम के लिए पैसे देकर जाते हैं। काश ये मैंने पहले ही सोच लिया होता तो आज हमें इतनी दिक्कत ना होती। संगीता रात को जब घर जाती है और अपने घर वालों को उसकी कमाई दिखाती है तो सभी लोग बहुत खुश होते हैं और एक साथ खुशी खुशी बैठकर खाना खाने लगते हैं। ऐसे ही
धीरे धीरे संगीता मोची का काम करती रहती है। कई लोग संगीता को उसके अच्छे काम के ज्यादा पैसे भी देकर जाने लगते हैं, क्योंकि संगीता अपने काम को बहुत बड़ी ईमानदारी के साथ किया करती थी। आओ आओ अपनी बूट पॉलिश करवाओ और पुराने जूतों के ऊपर पॉलिश करवाकर उन्हें नया जैसा बनवाओ। संगीता की आवाज सुनते ही धीरे धीरे करके कई लोग आना शुरू हो जाते हैं। अरे जरा मेरे जूते फट गए हैं, क्या तुम उन्हें सिल दोगी? हाँ हाँ साहब, क्यों नहीं, लाइए जूते उतार के दीजिए, मैं अभी के अभी आपके जूते सिल कर देती हूँ। जूते सिलने के बाद संगीता उस आदमी से 50 रुपए मांगती है, जिसके बाद वो आदमी उसे 50 रुपए देकर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, बस इसी तरह मेरे ऊपर अपनी मेहरबानी बनाए रखना, इस तरह मैं अपने परिवार को चला पाऊंगी। देखते ही देखते धीरे धीरे संगीता की मुसीबतें कम होने लगती हैं। वो अच्छा खासा खुद का काम कर रही थी, लेकिन ये सब गांव के कुछ लोगों को रास नहीं आता और वो संगीता को देख देख कर आपस में बात करने लगते हैं। अरे भाई साहब, देखो तो सही इस उर्मिला की बहू को, इसने तो मोची का काम करते करते अपने घर के सभी हालातों को ठीक कर लिया। आखिर ऐसे कितनी कमाई होती होगी मोची के काम में? लगता है खूब मोटा पैसा आवत है। एक काम करो, हम भी इसी काम को खोल कर बैठ जाते हैं, खूब सारा पैसा कमाएंगे हम दोनों भी। लेकिन हम सभी के पास तो पहले से ही दुकान है, पहले हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस मोची के काम के ऊपर। अरे उमेश भाई, तू इतना क्यों चिंतित हो रहा है भाई? हम कौन सा उस बेचारी के पैसे छीन कर ले जा रहे हैं? हम तो अपनी मेहनत करेंगे और पैसा कमाएंगे। उस दिन के बाद से गांव के कई लोग मोची का काम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से संगीता की कमाई धीरे धीरे कम होने लगती है और वो रोजाना की तरह 1/4 हिस्सा ही कमा पाती है। एक दिन संगीता अपनी सास उर्मिला से कहती है, माँ जी, ये लीजिए अपनी दवाइयाँ। इसमें से कुछ दवाइयाँ मैं नहीं लेकर आई क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। जब से गांव वालों ने हमारे आसपास मोची का काम करना शुरू किया है, तब से ही मेरी कमाई आधी से भी कम हो गई है। ये तो जमाने की रीत है बहू, कोई भी आजकल किसी को देखकर खुश नहीं है। सबके अंदर पैसा कमाने की एक लत है, लेकिन कोई नहीं, तुम अपना काम ईमानदारी से करो, ऊपर वाला सब देखता है। संगीता अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो गांव के लोगों से मोची का काम हो ही नहीं पाता और वो लोगों के जूते चप्पल गलत तरीके से सिल देते हैं, जिसकी वजह से वो लोगों से बहुत ज्यादा सुनने भी लगते हैं। कुछ दिनों बाद गांव के कई लोग मोची का काम छोड़ देते हैं। धीरे धीरे संगीता का काम दोबारा से बढ़ने लगता है, जिसके चलते संगीता फिर से अच्छा खासा कमाने लगती है और देखते ही देखते वो एक अच्छी खासी टिकाऊ मोची की दुकान खोल लेती है और अपने काम को आगे बढ़ाती है। इसलिए कहते हैं, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। गरीबों का इलाज करने वाली सास बहू। कमला अपने बेटे राहुल की शादी सोनम नाम की लड़की से करा देती है, जो कि काफी पढ़ी लिखी थी। वो अपने डॉक्टर्स की पढ़ाई को शादी के बाद भी पूरा करना चाहती थी, पर कमला उसे शादी के बाद पढ़ाई करने नहीं देना चाहती थी और कहती है, बहू, तुझे जितनी पढ़ाई करनी थी वो तू कर चुकी है। शादी के बाद लड़की की जिम्मेदारी घर और बच्चे संभालने की होती है। भूल जा, अब तेरी कोई परीक्षा होने वाली है। पर माँ जी, मेरा सपना है, अगर मैं डॉक्टर नहीं बनी तो मेरे मम्मी पापा की मुझ पर जीवन भर की लगाई पूंजी व्यर्थ हो जाएगी यदि मैं कुछ बन ना पाई तो। अरे बहू, तेरी डॉक्टर बनने से क्या होगा? तू कौन सा हॉस्पिटल खड़ा कर लेगी? इस गांव में तेरा कोई काम नहीं, सब नुस्खे अपना कर अपना इलाज कर लेते हैं। अपनी मेहनत जाया मत कर ऐसे सपने के लिए। माँ, अगर उसने इतनी मेहनत की है तो कुछ सोच कर की होगी, आप उसे इस तरह रोकिए मत। पर माँ जी, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। ये सुनते ही राहुल ऑफिस चला जाता है और सोनम कमरे में जाकर रोने लगती है। अगर मैं आगे नहीं पढ़ पाई तो मम्मी पापा का सपना पूरा कैसे करूंगी? उनका सपना ही तो आखिर मेरा सपना है। उन्होंने इतनी मेहनत से मुझे पढ़ाया लिखाया था, मैं सब बर्बाद नहीं होने दूंगी। शाम को राहुल के आते ही वो उससे बात करती है। तभी राहुल कहता है, सोनम, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, तुम डॉक्टर जरूर बनोगी। आंसू पोंछो अब। हाँ, तुम्हें बुक्स चाहिए थी ना, मुझे बताओ, मैं लेकर आऊंगा उस लाइब्रेरी से। नाम बता दो मुझे, बस छुप कर पढ़ लेना तुम। थैंक यू राहुल, आप बहुत अच्छे हैं। मुझे इतना अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड मिलेगा कभी सोचा नहीं था। लव यू।
लव यू टू सोनम। आप कुछ खिला भी दो, बहुत भूख लगी है। जी अभी ला। कुछ ही देर में सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अगले दिन राहुल सोनम की बुक्स लाइब्रेरी से ले आता है, जिसके बाद वो रोज घर का काम खत्म करने के बाद रातों रात पढ़ा करती थी। एक दिन हाथ में बुक्स लिए बैठे बैठे सोनम सो गई। तभी उसी के हाथ में बुक्स देखकर राहुल कहता है, ओहो, मेरी सोनम कितनी मेहनत करती है। डॉक्टर बनने के लिए इतने दिन से ऐसे ही सो रही है। इसे पता भी नहीं चलता कि कब इसकी आंख लगी। दिन में घर का काम और रात में अपनी पढ़ाई के लिए जागती है। राहुल, मम्मी पापा, माँ जी, आप देखना, मैं डॉक्टर बनूंगी, जरूर बनूंगी और सबका फ्री में इलाज करूंगी। मेरी प्यारी बीवी नींद में भी अपने सपने की बात कर रही है। इस तरह सोनम घर का काम भी करती और चोरी छुपे दिन में पढ़ाई भी करती। ऐसे ही एक दिन कमला उसके कमरे से गुजर रही थी तो बेड पर बुक्स को देखकर कहती है, बहू, मैंने तुझे मना किया था ना कि तू अब पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी। फिर तेरे कमरे में किताबें कहाँ से आई? माँ जी, मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी, कमरा साफ कर रही थी तो बाहर रह गई। ठीक है बहू। इस तरह राहुल चुपके से उसे परीक्षा करवाने ले जाता है, जिसके बाद कुछ महीनों में उसका रिजल्ट आता है और वो एक डॉक्टर बन जाती है। तभी वो फूले नहीं समाये राहुल को कहती है, राहुल राहुल राहुल, सब आपकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। जो भी हुआ, थैंक यू सो मच। पर हुआ क्या है, मुझे तो बताओ। अब से मैं सिर्फ सोनम राठौर नहीं बल्कि डॉक्टर सोनम राठौर बन गई हूँ। सच? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कॉन्ग्रेचुलेशन सोनम। इस तरह दोनों इस लम्हे को सेलिब्रेट करते हैं और घर आकर जब कमला को बताने वाले होते हैं तो पड़ोस में किसी बूढ़ी आंटी को हार्ट अटैक आ जाता है, जहां एक औरत अपनी माँ के लिए रोती है। अरे कोई तो आओ, मेरी मदद करो। उन्हें हार्ट अटैक आया है। यहाँ पास में कोई हॉस्पिटल भी नहीं है जो मैं जल्दी से उन्हें ले जाऊं। राहुल, मुझे लगता है आंटी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, मुझे जाना चाहिए ना वहाँ पर। सोनम, अब वक्त आ गया है कि तुम अपना कर्तव्य निभाओ। जाओ, इन्हें जल्दी से बचाओ। मैं जानता हूँ तुम एक बहुत अच्छी डॉक्टर हो। हाँ राहुल। शोर की आवाज सुनकर कमला भी पड़ोसन के पास जाती है। वहीं सोनम अपनी चेकअप किट लाकर कहती है, शिखा आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस आप सबको कोऑपरेट करना होगा। इन्हें अंदर लेकर चलिए, मैं इनकी जल्दी जांच करती हूँ। पर बेटा तुम कैसे करोगी? हमें एक डॉक्टर की जरूरत है। आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, मेरी पत्नी एक बहुत अच्छी डॉक्टर है। क्या डॉक्टर? राहुल उस औरत को अंदर ले जाता है जहां सोनम उसकी नब्ज चेक करती है और बाकी सब चेक करके कहती है, शिखा आंटी, मैं जैसा बोलूँ आप वैसा करना और इनके आसपास कोई भीड़ भी मत लगाना। आप मुझे कोई नुकीली चीज या सुई और डिटॉल ले आइए। तुम बचा लोगी ना मेरी मम्मी को? हाँ आंटी। सोनम डिटॉल से उस सुई को कीटाणु रहित कर देती है और सीधा उस औरत के दिल की जगह चुभा देती है, जिसके बाद वो औरत होश में आ जाती है और सोनम राहुल से कहती है, राहुल, मैंने आपको ये इंजेक्शन और दवाई लिखकर दिया है, प्लीज जल्दी से ये लेकर आ जाइए। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। ये बोलते ही राहुल डॉक्टर से दवाई और इंजेक्शन ले आता है, जिसके बाद सोनम उस औरत को इंजेक्शन और दवाई दे देती है। कुछ ही घंटों बाद वो औरत ठीक हो जाती है। तभी शिखा कहती है, माँ, आप ठीक तो हो ना? कैसा महसूस हो रहा है? मैं ठीक हूँ बेटा, पर मैं ठीक कैसे हुई? हॉस्पिटल तो तू लेकर। माँ, कमला आंटी की बहू ने आपको बचा लिया। अगर शायद ये नहीं होती तो आपका बचना बहुत मुश्किल था। आपकी बहू तो बहुत अच्छी है। इस गांव में पहली बार कोई औरत डॉक्टर बनी है। मुझे तो लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। लोगों को भी गांव से बाहर जाकर इलाज कराने की जरूरत नहीं है। हाँ शिखा, तू बिल्कुल ठीक बोली। पर बहू, मेरे मना करने के बाद भी तू पढ़ाई करती रही। हाँ माँ जी, राहुल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ये उनका ही नतीजा है जो मैं आज डॉक्टर बन गई हूँ। बेटा, ये ले पैसे। नहीं आंटी, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। मैं गांव में सबका इलाज बिल्कुल मुफ्त करूंगी। बहू, आज मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया। मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे डॉक्टरी के लिए रोका। पर अब तू जो भी करना चाहती है उसमें मैं तेरे साथ हूँ। थैंक यू माँ जी।
इस तरह सोनम एक सर्वे करती है और घर घर जाकर लोगों का ब्लड टेस्ट करती है। यदि कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित होता है तो वो उसका इलाज कर हॉस्पिटल भेज देती है। साथ ही साथ छोटा सा कैंप लगाकर वो लोगों का छोटी मोटी बीमारी का इलाज कर उन्हें दवाई देती है। तभी कैंप के आगे एक लाइन लग जाती है और एक माँ अपने 5 साल के बेटे को लेकर आती है। डॉक्टरनी जी, मेरा बेटा बहुत दिन से खांसी जुकाम में है, तेज बुखार भी है। जरा आप देखकर बताइए ना, मुझे इसकी बहुत चिंता हो रही है। ये ठीक से खाना भी नहीं खाता। मेरे पास पैसे भी नहीं है जो किसी हॉस्पिटल में ले जाऊं। आप फिक्र मत कीजिए, मौसम बदलने की वजह से बच्चों को अक्सर खांसी जुकाम हो जाता है। मैं इसे कुछ दवाइयाँ देती हूँ, वो टाइम से खिलाना और ठंडी चीज से दूर रखना। बेटा आ करो जरा। सोनम थर्मामीटर से बच्चे का बुखार चेक करती है और अपनी सास से दवाई मांगती है। हाँ, ये ले बहू, ये लीजिए दवाई। अगर दवाई से असर न हो तो 2 दिन बाद आप फिर यहाँ आ जाना। जी डॉक्टरनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। इस तरह सोनम गांव में गरीबों का मुफ्त इलाज करती है। अब गांव में किसी भी गरीब को न शहर जाने की जरूरत पड़ती थी, न ही पैसे खर्च करने की। सोनम मुफ्त सेवाएं करके लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेती है। साथ ही उसे सरकार सम्मान पुरस्कार से सम्मानित करती है। कुछ ही सालों में सोनम अपनी मेहनत और लगन से गांव में एक हॉस्पिटल खोल देती है, जहां वो बहुत सारे लोगों की मदद किया करती थी और सरकार उसे वेतन देती थी। काली बहू वर्सेस गोरी सौतन। ओसारे में बैठा बिरजू खुद से बातें कर रहा था। बिरजू, तू किसी काम का नहीं। पैसे की तंगी के चलते ना तू 5 साल पहले अपनी पत्नी को बचा सका, न ही अपनी बेटी सलोनी का ब्याह रचा पा रहा है। बापू, यहाँ अकेले में बैठे हुए क्या बुदबुदा रहे हैं आप? अरे अपनी बाप की बेबसी से तू बखूबी वाकिफ है बेटी। तेरी उम्र की सभी लड़कियों का ब्याह हो गया, जाने कितनी तो बाल बच्चेदार हो चुकी हैं। तेरी बदकिस्मती है बेटी जो तू गरीब के घर जन्मी है। पिताजी, आप खुद को क्यों कोसते हैं? सारा दोष तो मेरे काले भद्दे रंग रूप का है, जिसके चलते कोई भी मुझको अपनी बहू नहीं बनाना चाहता है। बिलासपुर गांव में रहने वाला बिरजू पेशे से एक लकड़हारा था, जो सलोनी के संग रहता था। सलोनी का पक्का रंग हमेशा उसकी ब्याह में सैकड़ों बाधाओं को बढ़ाता था। एक रोज लीला और रमेश उनके घर आते हैं। बिरजू अपनी हैसियत से बढ़कर उनका स्वागत सत्कार करता है। आइए विराजिए बहन जी, कोई यहाँ तक आने में कोई तकल्लुफ तो नहीं हुई? अरे रे रे रे, पूछिए मत। एक तो आपके गांव की कच्ची सड़कें, हमारी कार का तो सत्यानाश हो गया। अरे हाल ही में पूरे 15 लाख की ली है। सलोनी आगे आकर सभी को चाय नाश्ता परोसती है और बिरजू कहता है, बताइए बहन जी, क्या सोचा आपने? रिश्ता मंजूर है, मगर बदले में 10 लाख दहेज, 4 चक्के की गाड़ी और घर का साज सामान तो आज के दौर में सब देते ही हैं। बस यही मांग है हमारी। अरे मगर दहेज का इतना दाम मैं गरीब बाप कहाँ से बंदोबस्त करूंगा? देखो भाई साहब, आपकी बेटी और मेरे बेटे का कोई मेल नहीं है। फिर अगर मैं इस काली लड़की को अपनी बहू बनाऊंगी तो बदले में कुछ तो चाहूंगी, और फिर मेरा बेटा ठहरा इकलौता। बहू बनने के बाद सब कुछ आपकी बेटी का ही तो होगा। ठीक है बहन जी, मुझे शर्त मंजूर है। सलोनी के ब्याह के लिए बिरजू अपना बसेरा बेचकर कई लोगों से कर्ज लेकर बेटी के ब्याह का दाम दहेज जोड़ लेता है, मगर उस बाप के कंधे कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं और यहाँ से शुरू होता है सलोनी के जीवन का नया सफर। ससुराल की चौखट पर लीला बेमन से उसका स्वागत करती है। बहू अपने काले कदमों से कलश को गिराकर भीतर आ जा। दुल्हन के जोड़े में सजी सलोनी सुहाग की सेज पर बैठी रमेश के आने की राह ताक रही थी। तभी रमेश भीतर कहता है, अरे ओ काली कलूटी, मेरे बिस्तर पर बैठने की तेरी मजाल कैसे हुई? अजी ये क्या कह रहे हैं आप? अग्नि के साथ फेरे लेकर हम दोनों पति पत्नी के बंधन में बंधे हैं। बंद कर अपनी ये बकैती, अमावस की काली रात कहीं की। एक बात गौर से सुन ले, ये शादी सिर्फ मेरे लिए बोझ है। तो जैसी कुरूपा को कभी भी मेरी पत्नी का दर्जा प्राप्त नहीं होगा, समझी? रमेश सलोनी पर अपनी भड़ास निकालकर पांव पटकते हुए कमरे से बाहर चल देता है। सलोनी रोती बिलखती हुई कहती है, कभी सोचा ना था कि मेरा ये काला रंग मेरी शादीशुदा जिंदगी के शुरुआत के खातिर श्राप बन जाएगा। अगली सुबह रमेश सलोनी को सुनाकर कहता है, माँ, मैं शहर जा रहा हूँ, मेरे काम का तबादला हो गया है, मैं 6 महीने बाद लौटूंगा। ये कहकर रमेश शहर चला जाता है, जहाँ कंपनी में उसकी मुलाकात काया से होती है, जो उसके गोरे सुंदर रंग को देखकर रमेश उसके रूप का बखान करता है। गोरा दूधिया चेहरा,
पतली कमर, तिरछी नजर, नागिन सी चाल। कौन है ये भला? नाम पूछने के लिए बात तो बढ़ानी पड़ेगी। रमेश आकर कहता है, हेलो मोहतरमा, मेरा नाम रमेश है। आज से तुम्हारी ज्वाइनिंग है, राइट रमेश? जी हाँ, आपने सही पहचाना। पहले ही दिन दोनों दोस्त बन जाते हैं और फिर दोस्ताना दिल्लगी में बदल जाती है। उनका प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि रमेश महीने भर के भीतर ही काया से शादी करके घर लौट आता है। रमेश के साथ काया को देखकर सलोनी स्तब्ध रह जाती है। लौट आया मेरे लाल। रमेश बेटा, कौन है ये अप्सरा? माँ, मेरी पत्नी और आपकी बहू काया है ये सुनकर सलोनी का मन टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू की बौछार बरसने लगती है। अरे ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? आपकी पत्नी मैं हूँ। समाज के सामने आपने मेरे संग 7 फेरे लिए हैं। गुस्से में तिलमिलाकर रमेश उसे दूर फेंकते हुए कहता है, अपनी काली परछाई मुझसे और मेरी काया से दूर रखना। माँ जी, आप चुप क्यों खड़ी हैं? अरे अब इसमें मैं क्या बोलूं? अरे पति को रिझाना पत्नियों को भली भांति पता होता है। अब अगर तूने मेरे बेटे को खुश रखा होता तो क्यों लाता वो काया बहू को? माँ जी, आप भी बेटे के पक्षधारी में बोल रही हैं। धिक्कार है आप जैसी सास पर। सलोनी के स्वर सुनकर लीला उसके बाल पकड़कर उसे मारने लगती है, जिसके बाद तीनों मिलकर उस पर ताड़ने बरसते हैं। जा जाकर मर किसी गुमनाम गली में। अब यहाँ तेरी कोई जरूरत नहीं है। जैसी चांद सी बीवी की चाहत मुझे थी, वो कमी काया ने पूरी कर दी। सलोनी के काले सूरत के चलते उसके जीवन में घोर अंधेरा छा जाता है। वह अपने पिता के पास आती है, जहाँ उसे सारा वृतांत पता चलता है। मेरे ब्याह के लिए पिताजी ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। सलोनी, अब साबित कर दे कि तू अबला नहीं। सलोनी गांव में ही रहकर कुछ लोगों की मदद से वह अपनी 12वीं के बाद की पढ़ाई शुरू करती है। वह दिन भर साज श्रृंगार का सामान बेचती और जब सारा गांव शहर नींद के आगोश में होता, वह देर रात जागकर पढ़ाई करती। उसकी ये मेहनत रंग ले आई, जिससे आज वह जज के रूप में उभर कर आती है। भगवान, तूने मेरा सपना साकार कर दिया। बतौर जज बनकर आज पहली सुनवाई सुनने जा रही मुझे पर रख देना कि जज के तख्त पर बैठकर मेरे हाथों वही न्याय हो जो सही एवं सटीक हो। सलोनी काला पोश का पहरावा पहने आकर अदालत के ऊंचे तख्त पर बैठ जाती है। तभी रमेश और काया अदालत में दस्तक देते हैं। सलोनी को जज की वेशभूषा में देख तीनों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। अरे माँ, ये तो सलोनी है। आखिर ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं? तो क्या जिस दंपति का आज तलाक होना निश्चित हुआ है, वो मेरी ये गोरी सौतन है? सलोनी, ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं। तू ना ही किसी की बहू और ना ही ये तेरी सौतन। तू सिर्फ यहाँ की न्यायाधीश है। कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहिबा, हम दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने इससे शादी रचाई। रमेश, भूलना मत, तुम ही काया के कायल हुए थे और शादी की पहल भी तुमने ही की थी। अरे जो शख्स अपनी पहली पत्नी का ना हुआ, वो मेरा क्या होगा? ऑर्डर ऑर्डर, ये अदालत है, आपका घर नहीं। शांति बनाए रखें। एक रिश्ते की बुनियाद सच पर टिकी होती है, मगर आप दोनों ने साथ मिलकर किसी से विश्वासघात किया। मिस्टर रमेश माथुर, पहली पत्नी के रहते आपने दूसरी शादी की, जो कि कानूनन जुर्म है। इसलिए शादी ही बेबुनियाद है तो तलाक कैसे हो सकता है? जज साहिबा, क्या सबूत है आपके पास? आप मेरे बेटे पर यूं बेबुनियाद आरोप नहीं लगा सकती। मिसेस लीला माथुर, सबूत आपके सामने बैठी है। तुम तीनों ने मिलकर मेरे साथ जो किया, मैं चाहूं तो अपने ओहदे का इस्तेमाल करके इसी पल छिन आप तीनों के हाथों में हथकड़ी और पांव में बेड़ियां पड़वा सकती हूँ, मगर मेरे पिता की परवरिश मुझे ये करने की इजाजत नहीं देती। कोर्ट अपना फरमान सुना चुकी है, ये तलाक रद्द किया जाता है। अंत में जाते हुए सलोनी रमेश से कहती है, अब सारी उम्र ये ब्याह तुम दोनों के खातिर बंधक बना रहेगा। मिस्टर रमेश, एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर अपने जीते जी सौतन को नहीं सह सकती। सिर्फ इंसान की सूरत ही सब कुछ नहीं, उसकी सीरत भी मायने रखती है। भले मेरी सौतन गोरी और मैं काली हूं, मगर मेरी काया हिम जितनी श्वेत है, ना कि तुम तीनों जैसी कपटी। सलोनी की सच बोली सारी उम्र रमेश को कुरेदने का काम करती है। सच है साथियों, एक समय के बाद रूप का आकर्षण तो समाप्त हो जाता है, मगर व्यक्तिगत छवि अपने पीछे गहरी छाप छोड़ जाती है। चिकन की शौकीन बहू। तामसी, तू आज फिर से चिकन टंगड़ी तोड़ कर आ रही है ना? हाँ माँ, मगर आपको कैसे पता चला? माँ हूँ, तेरे हाव भाव बखूबी भाप सकती हूँ।
आजकल तू चिकन की ज्यादा ही चटोरी हुई जा रही है। माँ, चिकन को देखकर ही मेरा चेहरा चमक उठता है और बटर चिकन का स्वाद तो अब भी मेरी जुबान पर बरकरार है। अरे बस बस, बंद कर अपने चिकन का बखान करना। जानती है, तुझे पता है ना, विपुल का पूरा परिवार पंडित है। वो लोग तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, इसलिए तू चिकन खाने का शौक मायके में ही छोड़ दे, यही बेहतर होगा। माँ, ये चोचलेबाजी मेरे साथ नहीं चलेंगी। मैं चिकन खाना कभी नहीं छोड़ूंगी। 2 दिन बाद विपुल का परिवार शादी की बात करने तामसी के घर आता है। जब दोनों बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है तो फिर चटमंगनी पट ब्याह करके तामसी को अपनी बहू बनाकर ले जाती हूँ। जी समधन जी, मैं शादी का मुहूर्त निकलवाती हूँ। महीने भर के भीतर शादी का मुहूर्त निकल आता है और शादी की साजबाज भी शुरू हो जाती है। अग्नि के 7 फेरों के संग तामसी विपुल शादी के बंधन में बंध जाते हैं और यहाँ से शुरू होता है तामसी के ससुराल का सफर। ससुराल की पहली सुबह तामसी कामकाज निपटा कर नहा धोकर रसोई घर का रुख करती है, जहाँ सुमति कहती है, बहू, पुश्तों की परंपरा है, जब भी कोई नई नवेली बहू इस घर में दस्तक देती है तो उसे पंडित पुरोहित के लिए 56 भोग बनाना पड़ता है। ये रही खाने की लिस्ट। सास के स्वर सुनकर तामसी खाना पकाना शुरू करती है। उस दौरान उसके मन में तंदूरी चिकन के ख्याली पुलाव पक रहे होते हैं, जिसे सोचकर तामसी कहती है, शादी की होड़ में पिछले सप्ताह भर से मैंने चिकन नहीं चखा। एक तो सासू माँ ने 56 भोग की चोचलेबाजी थमा दी है, कहीं सारा दिन चूल्हे के आगे खड़े रहकर मेरा ही तंदूरी चिकन ना बन जाए। ये मीठे मिष्ठान मैं तो खाने से रही। एक काम करती हूँ, अपने लिए जोमेटो से तंदूरी चिकन मंगा लेती हूँ। तामसी तंदूरी चिकन ऑर्डर कर देती है। कुछ ही देर में पुरोहितों को खाना परोसती है कि डिलीवरी बॉय दरवाजे पर दस्तक देता है। मैडम, ऑर्डर ले लीजिए। हाँ हाँ, लाइए। डिलीवरी बॉय तामसी को तंदूरी चिकन थमाकर चल देता है कि सुमति कहती है, अरे बहू, ये डिब्बा तो खाने का लग रहा है। इतने मिष्ठान पकवान बनने के बाद बाहर के खाने में पैसे फूकने की क्या जरूरत आन पड़ी थी। सुमति का ये सवाल सुनकर तामसी अपने मन में कहती है, माँ जी, अब आपको क्या पता, आपकी बहू तामसी को तंदूरी चिकन खाने की इतनी तलब है। अरे ये अचानक से चिकन की दुर्गंध कहाँ से चकाचौंध हो रही है। अब बहू, जरा ये डिब्बा तो खोल। अरे माँ जी, ये डिब्बा खोलने की क्या जरूरत है, इसमें तो कुछ नहीं है। चिकन की दुर्गंध तो कहीं और से आ रही है। अरे बहू, तू इतना हड़बड़ा क्यों रही है? जैसे इस डिब्बे में चिकन है, डिब्बा खोलना, मुझे जानना है इसमें क्या है। तामसी जैसे ही खाने का डिब्बा खोलती है, सुमति तंदूरी चिकन देखकर तिलमिला उठती है कि पंडित कहते हैं, अरे घोर पाप, जिस घर में मांस मदिरा का सेवन हो, हम वहाँ एक पल चिन्ह भी नहीं ठहर सकते। पुरोहित के जाते ही सुमति अपनी बहू पर बिगड़ते हुए कहती है, बेड़ा गर्क हो तेरा बहू, पुश्तों में ये पहली दफा है जो हमारे घर में किसी ने मांस मंगाया है। नास पीटी, सारा घर नाश दिया। गुस्से में बौखलाकर सुमति डिब्बा ले जाकर बाहर फेंकते हुए कहती है, अगर आज के बाद भावी भविष्य में इस चौखट के अंदर चिकन लाने की गुस्ताखी की तो मुझे चांडालनी बनने में देरी ना होगी। समय गुजरता है। तापसी को अपनी सास की भांति ही सात्विक साधारण खाना पड़ता है। एक सांझ विपुल कहता है, अरे तामसी, तुम इतनी कुम्हलाई कमजोर क्यों लग रही हो? खाने को नहीं मिल रहा है क्या? विपुल, 1 सप्ताह हो गया ये साग सब्जियां खाकर मैं तंग आ गई हूँ। मेरी भूख का इलाज तंदूरी चिकन है। प्लीज मुझे चिकन खिलाने चलो, ये घास फूस खाकर मैं ऊब गई हूँ। अच्छा ठीक है, चलो आज मैं तुम्हें चिकन खिलाने ले चलता हूँ। ये कहकर दोनों दंपत्ति सैर सपाटे के बहाने चिकन खाने KFC आते हैं। ये लो मेरी प्यारी पत्नी, मेन्यू में देखकर ऑर्डर कर दो। तामसी मेन्यू लिस्ट में ताकते हुए कहती है, ये तंदूरी और बटर चिकन तो मैं बहुत बार खा चुकी हूँ। आज मुझे ये मलाई चिकन, लेग पीस, कढ़ाई चिकन और मेरा पसंदीदा क्रिस्पी फ्राई चिकन खाना है। कुछ ही देर में चिकन टेबल पर आ पहुंचता है और विपुल तामसी को तंग करते हुए कहता है, अरे ये लो मेरी प्यारी पत्नी, तुम्हारे लिए ये अलग अलग किस्म के चिकन और तुम्हारा पसंदीदा क्रिस्पी फ्राई चिकन। चिकन देखकर तामसी की आंखें चमक उठती हैं और वो चिकन पर ताबड़तोड़ टूट पड़ती है।
वाह, ये KFC के फ्राइड चिकन तो एकदम जबरदस्त है। ऐसा लग रहा है कि एक अरसे बाद इस चिकन का स्वाद चखा है। कुछ घंटों बाद दोनों घर लौटते हैं। ऐसे ही दिन, सप्ताह और महीने के मंजर में ढलने लगता है। जब कभी तामसी को चिकन खाने की खुमारी चढ़ती तो विपुल उसे बाजार के बहाने बाहर लाकर चिकन खिला दिया करता। एक रात, विपुल, मुझे अचानक चिकन खाने का बड़ा मन हो रहा है। तामसी, रात के 11 बज रहे हैं और तुम्हें चिकन का चटकारा लगाने का मन कर रहा है। अरे बुद्धू, जोमेटो डिलीवरी 24 घंटे चलती है। झट से जोमेटो से 2 बड़े बटर चिकन ऑर्डर कर दो। विपुल झट से चिकन ऑर्डर करता है, जिसके कुछ ही मिनटों बाद उनका ऑर्डर आ जाता है। अरे, तुम्हें बहुत ही चौकन्ना होकर चिकन खाना होगा। जानती हूँ, क्योंकि अगर जरा भी शोर शराबा हुआ तो सासू माँ की आँख खुल जाएगी। तामसी टेबल पर बैठकर चिकन खाने लगती है। तभी विपुल का भी मन ललचा उठता है। ऐसे भूखे नजरों से ताकने से अच्छा टूट पड़ो। देख लेना, तुम्हें भी चिकन खाने की खुमारी चढ़ जाएगी। अब तुम कहती हो तो खा ही लेता हूँ। चिकन खाने की होड़ में भूल चूक से दोनों न सिर्फ दरवाजा खुला छोड़ देते हैं, बल्कि चिकन की हड्डियां डस्टबिन में डालना भूलकर सोने चल देते हैं कि तभी चिकन की चकाचौंध खुशबू को भांपकर कुत्ते भौंकते हुए उनके घर में घुस आते हैं। कुत्ते कहाँ भौंक रहे हैं? कहीं मोहल्ले में कोई चोर चक्का तो नहीं घुस आया? चलकर देखती हूँ। जैसे ही सुमति अपने कमरे से हॉल में आती तो टेबल पर हड्डियों के ढेर पर भिड़े कुत्तों को देख वो डंडा उठाए उन्हें खदेड़कर विपुल और तामसी को उसी रात उठाती है। मेरी मनाही के बावजूद भी चिकन कैसे आया इस घर में? वो तामसी का ही मन था। माँ जी को देख बीच मझधार में झूठ बोल रहे हैं। जब चिकन चख रहे थे तब। मुझे ये सफाइयाँ नहीं सुननी। इसी समय तामसी बहू हर एक कोना अच्छे से साफ करेगी, यही इसकी सजा है। तामसी फौरन सफाई करने में जुट जाती है और सुमति कहती है, शायद सास का शासन सहकर ही इसकी ये मांस मदिरा खाने की बुरी लत छूट जाए। इतने पर भी तामसी चिकन खाना कहाँ छोड़ने वाली थी। एक सुबह सुमति समाचार देख रही होती है। आज की सनसनीखेज खबर, देश भर में चिकन से हुई सैकड़ों लोगों की मौत, बढ़ रहे बर्ड फ्लू से चिकन पर लगी पाबंदी। चलो बला टली, ये सुनहरा समाचार सुनकर आज मुझे कितना सुकून मिल रहा है। सुमति की ये बात सुनकर तामसी कहती है, जितना भी जश्न मनाना है मना लो सासू माँ, मगर मेरी भूख का इलाज चिकन मुझे कहीं न कहीं मिल ही जाएगा। चिकन पर पाबंदी लगने के बावजूद भी कई जगह कसाई चोरी छिपे चिकन बेचते हैं। तामसी उनसे चिकन खरीदकर सुमति के सो जाने के बाद अक्सर रात में बनाकर भूख मिटाती। ऐसे ही एक सप्ताह बीतने पर एक रोज वो बेहोश हो जाती है। अरे, ये अचानक बहू बेहोश कैसे हो गई? लगता है घर में खुशखबरी आने को है। सुमति और विपुल तामसी को अस्पताल लाती है, जहां डॉक्टर जांच पड़ताल करता है। तभी तामसी बेहोशी से बाहर आती है। डॉक्टर, ठीक तो हूँ ना मैं? शायद आपने ऐसा नॉनवेज खाया है जो बर्ड फ्लू से ग्रसित था। आपको बर्ड फ्लू का इन्फेक्शन हो गया है। इसका मतलब तू चोरी छिपे भी चिकन चल रही थी। अरे, कितना चिकन का चाव चस्का लगाए तुझको। मुर्गे ने मरीज बना दिया तुझे। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। डॉक्टर साहब, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लीजिए। मैंने आपको एंटीवायरल इंजेक्शन दे दिया है, अब आप सुरक्षित हैं। तकरीबन एक सप्ताह में तामसी की सेहत में सुधार आ जाता है, जिसके बाद वो भावी भविष्य में कभी चिकन नहीं खाती, बल्कि घर का बना संतुलित खाना खाने लगती है। 3 जादुई तवा चूल्हा। मूलपुर नाम के गांव में एक बूढ़ी माँ माधुरी अपनी बेटी पल्लवी के साथ रहती थी। वो बहुत ही गरीब थे और एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करते थे। पल्लवी काफी होशियार थी और वो अब शादी के लायक हो गई थी। पल्लवी के पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद पल्लवी अपनी माँ के साथ अकेली रह गई थी। उसकी माँ माधुरी ने अकेले मेहनत करके उसका पालन पोषण किया था। माधुरी बीमार रहने लग गई थी, जिसकी वजह से पल्लवी को अपनी माँ के साथ काम करने बाहर जाना पड़ता था। एक दिन वो दोनों काम करके बहुत थक जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों घर वापस लौटते हैं। तभी माधुरी कहती है, बेटा पल्लवी, बहुत जोरों की भूख लगी है, जरा 2 रोटी बना दे मेरे लिए। ठीक है माँ, मैं अभी बना देती हूँ। ये कहकर पल्लवी किचन में जाकर आटा निकालने जाती है, लेकिन आटे का डिब्बा पूरा खाली होता है
वो अपनी माँ से कहती है, माँ, घर में आटा खत्म हो गया है और गेहूं का डब्बा भी खाली है। ठीक है बेटी, तुम जरा इंतजार करो, मैं लालू की दुकान से थोड़ा राशन लेकर आती हूँ। माधुरी लालू की दुकान पर सामान लेने जाती है। अरे भाई साहब, 5 किलो आटा और एक दूध ब्रेड दे दो। अरे अम्मा, पहले पिछली उधारी चुकाओ, उसके बाद राशन लेकर जाओ। अरे बेटा, कल मालिक से पैसे लेकर तुझे दे दूंगी। मेरी बेटी घर पर भूखी है, आज मुझे राशन दे दे। जब तक मुझे पहला पैसा नहीं मिलेगा तब तक मैं राशन का एक दाना भी नहीं दूंगा। बहुत खा लिया तुमने मुफ्त का। माधुरी लालू के आगे कई बार गिड़गिड़ाती है, लेकिन लालू उसकी एक नहीं सुनता और उसे ललकार कर अपनी दुकान से भगा देता है और बेचारी माधुरी रोते हुए वापस घर पर आ जाती है। क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं बेटी, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस किस्मत का खेल है। आज अगर तुम्हारे पिताजी जिंदा होते ना, तो शायद हमारी ये हाल ना होते। उस रात माधुरी अपनी बेटी पल्लवी के साथ भूखे पेट ही सो जाती है, जिसके बाद माधुरी को एक सपना आता है जिसमें उसका स्वर्गीय पति राजेश उससे कहता है, माधुरी, तुम रो क्यों रही हो? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अजी, अब मैं क्या बताऊं, हमारी एक ही तो बिटिया है। मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर पाती कि उसे एक वक्त का अच्छे से खाना खिला सकूं, और मुझे उसकी शादी की भी चिंता होती है। माधुरी, तुम उदास मत हो। देखो, मैं तुम्हारे लिए ये 3 जादुई तवा और चूल्हा लेकर आया हूं। अब ये 3 जादुई तवा और चूल्हा हमेशा तुम्हारी सहायता करेंगे। बस तुम तीनों चूल्हों पर जादुई तवा रखना, उसके बाद आटे की लोई से रोटी बनाकर तीनों जादुई तवे के चूल्हों पर रख देना। उसके बाद ये जादुई तवा चूल्हा अपना जादू दिखाएगा। अगले दिन जब माधुरी की नींद खुलती है तो उसे अपने सपने में आए पति की बात याद आती है, जिसके बाद वो रसोई में जाकर देखती है। उसकी रसोई में वही 3 जादुई तवे के साथ चूल्हे रखे होते हैं। अरे, ये तो हकीकत में 3 जादुई तवे वाले चूल्हे हैं जो मैंने अपने सपने में देखे थे। लेकिन हमारे घर में तो आटा ही नहीं है। अब मैं इनके ऊपर रोटी कैसे रखूं? एक काम करती हूँ, पड़ोस की काकी से थोड़ा आटा मांग लेती हूँ। बेचारी माधुरी पड़ोस की काकी के पास जाती है और कहती है, काकी, घर में आटा नहीं है, मेरी बच्ची बेचारी कल रात से भूखी है, थोड़ा आटा दे दो। हाँ माधुरी, तुम यहीं रुको, मैं आटा लेकर आती हूँ। काकी एक बर्तन में आटा लेकर आती हैं और लाकर माधुरी को दे देती हैं, जिसके बाद माधुरी उस आटे की 3 रोटियां बनाती है। जैसे ही माधुरी तीनों जादुई तवे चूल्हे पर रखती है, वो तीनों चूल्हे सोने, पैसे और हीरे में बदल जाते हैं। अरे, ये तो सच में जादुई तवा चूल्हे हैं। तभी वहाँ पल्लवी आती है और जादुई सोने, पैसे और हीरे के तवे चूल्हे को देखकर अपनी माँ माधुरी से कहती है, माँ, ये सोने, पैसे और हीरे के तवे चूल्हे कहाँ से आए? हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी, फिर अचानक ये सब? पल्लवी के पूछने के बाद माधुरी उसे अपने सपने के बारे में बताती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटियां मिलकर तीनों जादुई तवे पर आटे से बनी रोटियां डालती हैं। रोटी डालते ही सोने का तवा चूल्हा सोने की रोटी निकालने लगता है, पैसों का तवा चूल्हा पैसों की रोटी निकालने लगता है और हीरों का तवा चूल्हा हीरों की रोटियां निकालने लगता है। ये देख पल्लवी अपनी माँ माधुरी से कहती है, माँ, देखो कितना सारा पैसा है, अब हमें भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। हाँ बेटी, अब हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। माधुरी उन सोने, पैसे और हीरों से अपने ऊपर का सारा कर्जा उतार देती है और एक अच्छा सा मकान लेकर उसमें राशन का सारा सामान डलवा देती है। भगवान की दुआ से हमारी सारी परेशानियां खत्म हो गई। अब मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी करूंगी और बहुत धूमधाम से करूंगी। ये सोचकर माधुरी अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढती है और उसका रिश्ता कर देती है। दोनों परिवारों में रस्में शुरू हो जाती हैं और जैसे ही शादी वाला दिन आता है, माधुरी तीनों जादुई तवा चूल्हे के पास जाती है। अब जब मैं इतनी अमीर हूँ तो मैं अपनी बेटी को उसकी शादी वाले दिन पैसा, सोना और हीरे में तोलना चाहती हूँ
और उन पैसों को गरीबों में बांट दूंगी। ये सोचकर माधुरी तीनों जादुई तवा चूल्हे पर तवा रखती है, जिसके बाद वे तीनों जादुई तवा चूल्हा अपना रूप बदल लेते हैं। पहला चूल्हा सोने का हो जाता है, दूसरा पैसों में और तीसरा हीरों का चूल्हा बन जाता है और तीनों में से सोना, हीरा और पैसों की रोटियां निकलने लगती हैं। जिसके बाद माधुरी अपनी बेटी पल्लवी को एक तराजू में बिठा देती है और एक तरफ सोना, पैसे, हीरे वाली रोटियां रख देती है। सोना, पैसे, हीरे पल्लवी के वजन से बहुत ज्यादा होते हैं, जिसे देखकर माधुरी बहुत खुश हो जाती है और उन सब को ले जाकर गांव के गरीब लोगों में बांट देती है। ये देख माधुरी का भाई मोहन अपने मन ही मन सोचता है, अरे ये माधुरी इतनी अमीर कैसे हो गई? आखिर इसके पास इतना पैसा आया कहां से? मुझे इसका पता लगाना होगा। उस रात मोहन चुपके से माधुरी के घर जाता है और वो खिड़की से झांक के माधुरी को देखता है, जहां माधुरी 3 कच्ची रोटियां बनाती है और उन्हें प्रत्येक तवे पर डाल देती है। जिसके बाद सोने का चूल्हा सोने की रोटियां देने लगता है, पैसों का चूल्हा पैसे की रोटी और हीरे का चूल्हा हीरे की रोटी देने लगता है। अच्छा, तो ये बात है। माधुरी के पास 3 जादुई तवा चूल्हे हैं, लेकिन अब इन तीनों चूल्हों को तो मैं चुरा लूंगा और फिर मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। यह माधुरी भी मेरे सामने कुछ नहीं होगी। ये सोचकर वो चोरी करने के लिए जाता है। जैसे ही वो पहला चूल्हा उठाता है, वो वहां से गायब हो जाता है। ऐसे ही दूसरा चूल्हा उठाने पर वो भी गायब हो जाता है। अरे, ये चूल्हे गायब क्यों हो रहे हैं? जैसे वो तीसरा चूल्हा उठाता है, उसके हाथ जलने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या? मेरे हाथ तो जल रहे हैं। लगता है मेरे लालच का नतीजा है। हे भगवान, मुझे माफ करो, मैं आइंदा कभी लालच नहीं करूंगा। जैसे ही मोहन को अपनी गलती का पछतावा होता है, उसके हाथों की आग अपने आप बुझ जाती है और वो वहां से चला जाता है।